गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो चलिए, कुछ ऐसी खबर सुनने को मिल रही है कि कुछ दिनों के बाद शायद हम लोग को परमिशन मिलेंगी फिर से स्कूल और इंस्टीट्यूशंस को ओपन करने की। तब तक के लिए हम लोग तो ऑनलाइन पढ़ते ही आ रहे थे और आगे भी पढ़ेंगे। जब तक ओपन ना हो जाए तब तक हम लोग घर पर रह के पढ़ रहे थे और आगे भी पढ़ेंगे। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से मैं आपके सामने आया हूँ आईकॉम अकाउंटेंसी लेकर। ठीक है, +2 लेवल की जो अकाउंटेंसी है, जो मैं स्टार्ट किया था पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के बारे में हम लोग पहले से फंडामेंटल पार्टनरशिप के बारे में जानकारी ले चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। उसके अंदर आप लोगों ने सीखा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। फिर एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड बुक भी आपने किया। पीएल एप्रोप्रिएशन के साथ कैपिटल अकाउंट दोनों एक साथ भी आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो इन सब करने के बाद अब आपको पता चल चुका है कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटते हैं, ये सब चीज आप पहले से कर चुके हो। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें देखना है अगले चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। क्या नाम है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। रिकंस्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चल रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो री हो रही है, मीन्स पुनः गठन, फिर से मैं बना रहा हूं। अब आप लोग पार्टनरशिप डीड पर हैं। मान लेते हैं कि किसी भी कारणवश अगर पार्टनरशिप डीड में हमें बदलाव करना पड़े, हो सकता है हम लोग 3 पार्टनर थे, तीनों बराबर बराबर लाभ हानि को बांटते थे। अब हम लोगों ने निर्णय लिया कि बराबर बराबर नहीं, 3:2:1 में बांटेंगे। दैट इज नाउ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2:1। इट मीन्स द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स अभी भी वही हैं, जो पार्टनर्स बराबर बांट रहे थे वही पार्टनर्स अभी भी हैं, लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, जिस रेशियो में लोग प्रॉफिट को बांट रहे थे, वो बदल गया। इस बदलाव के कारण बहुत सारी चीजें बदलेंगी। इसका मतलब है कि जो पार्टनरशिप डीड था उसमें जो पहले मेंशन कर रखा था मैंने कि प्रॉफिट आर शेयर इक्वली, नाउ इट विल बी चेंज्ड, वो डीड बदल जाएगा। इसका मतलब है कि डीड को फिर से कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं पुनः गठन, साझेदारी का पुनः गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म की अगर जहां तक बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म से बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, प्लस आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग हमेशा पार्टनरशिप के बारे में सुनते रहे होंगे, तो पार्टनरशिप में कैसे किसी नए पार्टनर की नामांकन होती है, कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है उन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर। ठीक है, चैप्टर वाइज बटे हुए हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। तो जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है 12th सीबीएसई के नजर से अगर मैं देखूं तो वो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म में जो फर्स्ट चीज है वह है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पार्टनर्स वही हैं, बस अनुपात बदल गए हैं। सेकेंड चैप्टर क्या हो जाएगा? पार्टनर्स वही तो थे, एक नए पार्टनर का प्रवेश हो गया, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? किसी पुराने पार्टनर्स की रिटायरमेंट होगी, वो बिजनेस को छोड़ के, वो पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ के चला जाएगा, क्या क्या लेके जाएगा वो। और उसके बाद अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब हम अकाउंट को कैसे सेटल करेंगे, उस डेड पार्टनर के एग्जीक्यूटर्स को, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो उसके नॉमिनी होते हैं, उनको मैं क्या क्या दूंगा, कितना दूंगा, कैसे उनके अमाउंट कैलकुलेट किए जाएंगे, ये उस चैप्टर में देखेंगे। फिर हम लोग फॉर्म को बंद करेंगे। ये तमाम चैप्टर्स आपको पार्टनरशिप में पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको देखने हैं, उस टॉपिक को नोट डाउन कीजिए। और उस टॉपिक को नोट डाउन करने के बाद फर्स्ट टॉपिक को आज मैं उठा के लेके चलूंगा आपके साथ। उस फर्स्ट टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है वो नोट डाउन करेंगे और उसके एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को मैं आज लेकर आपके सामने। ठीक है, तो जो आपका सबसे पहला काम है वो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म के अंदर क्या क्या आता है उसकी जो लिस्ट है वो तैयार की। ठीक है, राइट।
ठीक है, तो कौन सा टॉपिक है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, नंबर सेकंड है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर्स। ये तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि ये तीनों के बारे में आप लोग लिख लीजिए। यही तीन चीज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म में आएगा। लिख लिया आप लोगों ने? अब सवाल उठता है कि ये मैंने क्यों लिखवाया? ये जो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म के अंदर जो मैंने 3-4 टॉपिक्स लिखवाए वो क्यों लिखवाए? बस मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि इन टॉपिक्स को मुझे आपको पढ़ाना है, इसलिए मैं पहले से आपको लिस्ट दे रहा हूं और समथिंग एल्स। इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं विद्यार्थियों, इससे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म के कौन कौन से कंडीशन है, वो कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जब माना जाता है कि फॉर्म की रिकंस्टिट्यूशन हो रही है। इसमें आपको यही टॉपिक्स को लिखना होगा, इनके बारे में लिखना होगा थ्योरी में। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एडजस्टमेंट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी, कि एडजस्टमेंट की जरूरत कब आती है। तो जाहिर सी बात है कब आती है? रिकंस्टिट्यूशन जब भी होगा फॉर्म का तभी इसकी जरूरत पड़ेगी। और जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा तो रिकंस्टिट्यूशन के अंदर जो जो हम लोगों ने अभी लिखा, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, डेथ ऑफ एनी पार्टनर्स। तो ये जो लिस्ट है वो लिस्ट उस समय भी यूज किया जाएगा। लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं आगे फिर से बताऊंगा आपको। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि हम लोग को गुडविल पढ़ना है, गुडविल, ठीक है, ख्याति। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जब गुडविल निकालने की जरूरत पड़े। तो गुडविल निकालने की जरूरत तभी पड़ती है जब फर्म की रिकंस्टिट्यूशन हो रही है। और फर्म की रिकंस्टिट्यूशन कब होती है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये सारे लिस्ट आपको उस समय भी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो लिस्ट की तो इंपॉर्टेंस है ही, साथ ही साथ हम लोग अब जो टॉपिक लेकर चलने वाले हैं वो टॉपिक है आपका फर्स्ट टॉपिक, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है उसकी भी लिस्ट मैं आपको दूंगा और उसमें से कोई एक टॉपिक मैं आपको आज लेकर चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग वो लिस्ट तैयार कर लीजिए कि हमें आज पढ़ना क्या है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ध्यान दीजिएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर वो कौन कौन सा टॉपिक है उसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। न्यू रेशियो, जाहिर सी बात है चेंज हो रही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कुछ ना कुछ नए रेशियो जरूर रखा गया होगा, तो न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैं अभी बताने वाला हूं ये क्या होता है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल एंड देन आफ्टर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये 5 टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर हैं जो कि मैं बताने वाला हूं। तो पहले आप इन सभी चैप्टर टॉपिक को लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, हाँ जी। तो जो फर्स्ट टॉपिक आपने लिखा होगा वो था न्यू रेशियो, उसके बाद आप लोगों ने लिखा गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर लिखा आपने ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल एंड देन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये सब किस टॉपिक के अंदर है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। मैं आपको बता दूं कि फिर से ये तमाम टॉपिक आपको मिलेंगे एडमिशन के टाइम पे भी, फिर से ये टॉपिक आपको मिलेंगे रिटायरमेंट के टाइम पे भी, आपको मिलेंगे डेथ के टाइम पे भी। मीन्स ये टॉपिक अगर एक बार आप क्लियर कर लेते हो तो आपको आगे वाले चैप्टर्स में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, काफी आसानी से आप कर सकते हो। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर इन तमाम टॉपिक को आप कर लेते हो, अच्छे से समझ जाते हो, तो आपको आगे चैप्टर्स में फिर से ये टॉपिक मिलेंगे, उस समय आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, न्यू रेशियो तो आप सब लोग समझ रहे होंगे कि न्यू रेशियो क्या होता है। जैसे अभी मैंने बात किया कि जो 3 पार्टनर थे वो तीनों प्रॉफिट को बराबर बांट रहे थे, है ना, इक्वल बांट रहे थे। फिर मैंने बात किया कि उन लोगों ने एक एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट में थोड़ी सी बदलाव किया और उस बदलाव के बाद उन लोगों ने क्या तय किया कि प्रॉफिट को हम लोग बराबर बराबर न बांट के कैसे बांटेंगे, 3:2:1 में बांटेंगे। तो ये जो नई रेशियो है, जो नई अनुपात इन लोगों ने तय किया वो क्या है, 3:2:1। पहले क्या था, 1:1:1, अब क्या है 3:2:1। बात समझ रहे हैं? तो जो न्यू रेशियो है वो तो गिवन है 3:2:1। ओल्ड रेशियो क्या थी, 1:1:1।
पहले जो पार्टनर थे वो कैसे बांटते थे, 1:1:1 बराबर बराबर बांटते, तो जितने पार्टनर है उतने रेशियो 1:1:1, 4 रहता तो 1:1:1:1। ये तो क्लियर है, क्लियर कॉन्सेप्ट है आपका। तो जो ओल्ड रेशियो है वो है 1:1:1 और जो न्यू रेशियो है वो है 3:2:1। तो जाहिर सी बात है रेशियो के बदलने के कारण किसी न किसी पार्टनर को थोड़ा कम मिल रहा होगा और किसी न किसी पार्टनर को कुछ ज्यादा मिल रहा होगा। मतलब कोई ना कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा तो किसी न किसी पार्टनर को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा होगा। जैसे सपोज एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर हम 3 पार्टनर हैं और मैं 50% प्रॉफिट का भाग लेता हूं, दूसरा पार्टनर 30% लेता और तीसरा पार्टनर 20% लेता है। अगर मेरी 50% में से 10% निकाल के तीसरे पार्टनर को दे दिया जाए, मेरा जो 50% था उसमें 10% निकाल दिया जाए तो कितना बचा, 40%। और ये दे किसको दिया जाए, तीसरे पार्टनर को जिसको 20% मिल रहे थे, तो उसका कितना हो गया, 30%। और जो बीच वाला साझेदार है, जो बीच वाला पार्टनर है, वो तो अभी 30% पे कांस्टेंट है, वो सेम अभी रुका हुआ है 30% पे। तो ये जो रेशियो के बदलने से मुझे 40% मिलने लगा, दूसरे वाले को 30% मिल रहा है और तीसरे वाले को 30% मिल रहा है, तो लाभ में कौन है, नए रेशियो किसका ज्यादा हो गया, तीसरे वाले पार्टनर का, है ना, 10% ज्यादा हो गया। और पहले वाले पार्टनर का दैट इज मैं 10% कम हो गया। तो अगर मेरा 10% कम हो गया, इट मीन्स आई एम सैक्रिफाइसिंग माई 10% शेयर इन द फेवर ऑफ सी, दैट इज द थर्ड पार्टनर। इसका मतलब कि मैं जो हूं वो सैक्रिफाइस कर रहा हूं और जो तीसरा साझेदार है वो गेन कर रहा है। यही है गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जिसका नया रेशियो अधिक हो गया, पुराने रेशियो से नए रेशियो उसको अधिक मिलने लगा, तो वो गेन कर रहा है, वो फायदे में है, गेनिंग रेशियो उसका हो गया। ठीक है। और जो नए रेशियो जिसका कम हो गया, पुराना उससे ज्यादा मिलता था अब कम हो गया, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। और जो सैक्रिफाइस करेगा उतना ही लोग गेन करेगा। जितना मैंने 10% छोड़ा, सी को उतना ही 10% मिलेगा, 12% तो मिल नहीं जाएगा, क्योंकि ओवरऑल तो 100% ही होने हैं। 30% पे बी टिका हुआ है और मेरा 40, ठीक है, तो मेरा 50 से 40 हो गया, 30 इसका था, 70, तो बचा 30 वही आपका होगा, थर्ड पार्टनर का होगा। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, द रेशियो एट विच वन पार्टनर इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिज शेयर इन द फेवर ऑफ अदर पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप लोग लिख सकते हो कि द रेशियो इन विच वन पार्टनर इज रेडी, वन पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग हिज शेयर इन द फेवर ऑफ अदर पार्टनर। ठीक है। और गेनिंग रेशियो क्या हो गया, सेम चीज, द रेशियो एट विच वन पार्टनर इज गेटिंग और एक्वायरिंग द शेयर फ्रॉम अदर पार्टनर, ये हो गया गेनिंग रेशियो। तो अगर मेरा 10% मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं तो 10% उन्हें फायदा हो रहा है, वो गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों 10% होता है। तो अब आप लोग समझ गए गेनिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। तो अगर मैं बोलूं कि गेनिंग रेशियो निकालिए, तो मेरा ओल्ड रेशियो कितना था, मेरा ओल्ड रेशियो था 50%, न्यू कितना है 40%, है ना। तो ओल्ड में से न्यू को अगर मैं माइनस कर दूं, 50 में से 40 को माइनस कर दूं, तो 10% जो बचेगा वो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। और जो गेन कर रहा है वो पहले कितना ले रहा था, 20%, अब उसे कितना मिल रहा है, 30%। इसका मतलब नए रेशियो उसका ज्यादा है, तो नए में से ओल्ड को माइनस कर देंगे तो गेनिंग आ जाएगा। मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्यों, क्योंकि ओल्ड रेशियो उनका ज्यादा होता है और न्यू रेशियो कम होता है, तभी तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्यों, क्योंकि यहां पे न्यू रेशियो अधिक है, ओल्ड रेशियो कम है, तभी तो वो फायदे में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सपोज मुझे फ्रैक्शन में समझ में नहीं, यहां तो मैं 20%, 30%, 50%, 40% बोल रहा हूं तो आसानी से समझ रहा है। 3/2, 2/3 इस तरीके से फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करेंगे, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर पार्टनर गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस कर रहा है, मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला उसमें लगा दिया। मैंने क्या किया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और आंसर कम्स इन निगेटिव। आंसर किस में आता है, निगेटिव आ जाता है। इसका मतलब कि जो मेरी एजम्पशन थी कि ये ओल्ड रेशियो में से मैंने न्यू रेशियो को माइनस किया, तो मेरी एजम्पशन क्या थी कि ओल्ड ज्यादा है, लेकिन निगेटिव आने का मतलब है कि न्यू ज्यादा है, और न्यू ज्यादा है का मतलब गेनिंग है। तो नोट क्या लिख सकते हैं आप लोग, नोट लिख सकते हैं
कि while using the formula of sacrificing ratio, if the result comes negative, then it means it is gaining ratio. Similarly, when we use the formula of gaining ratio and the result comes negative, it means it is sacrificing ratio. ये नोट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि काम आने वाला है। तो आप लोग गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो चलिए, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो समझने के बाद इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और वो है गुडविल। ठीक है, गुडविल जिसका हिंदी होता है ख्याति। अब आप लोग नोट कीजिए, मैं बोल रहा हूं और आप लोग नोट करते रहिएगा साथ में कि गुडविल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन होते हैं। सबसे पहले तो आपको जानने चाहिए कि गुडविल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुडविल एंड व्हाई गुडविल इज कैलकुलेटेड। गुडविल निकालने की जरूरत कब पड़ती है, ठीक है। उसके बाद गुडविल कितने तरीके से निकलते हैं, ये 4 थ्योरी के क्वेश्चंस मैं आपको देखना चाहूंगा, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन आपको याद होने होंगे। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश बोर्ड की, अगर बात की जाए बिहार बोर्ड की, अगर बात की जाए ओपन बोर्ड की, सीबीएसई की, एनआईओएस की, हर जगह ये 4 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है, उसके मेथड्स कौन होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुडविल एंड व्हाई गुडविल इज कैलकुलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि गुडविल होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है निकालने के लिए और कब कब वो कंडीशन होते हैं जो गुडविल निकाला जाता है। फिर देखेंगे गुडविल कैसे निकलता है, कौन कौन से तरीके होते हैं गुडविल निकालने के। गुडविल शब्द को ही अगर आप तोड़िएगा, गुड और विल, ठीक है, अच्छे काम, अच्छा नाम, ठीक है। बाजार में जो आपके अच्छे नाम होते हैं, बाजार में जो आपकी रेपुटेशन होती है, उसी को गुडविल कहते हैं। गुडविल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। गुडविल का मतलब क्या है, जो ईमानदारी और हार्ड वर्क से जो आपने बाजार में नाम कमाया है उसे गुडविल कहते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप ईमानदारी से काम करिएगा, अगर आप हार्डवर्क कीजिएगा और जो मार्केट में आपकी रेपुटेशन बनेगी, उस रेपुटेशन का, उस नाम का, उस लेबर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा तो आपको मिलने वाला है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी दुकान से सामान लेने जाते हैं और दुकान में कोई सामान हो सकता है कि आपके पास मात्र 3 रुपए हैं, आपको बिस्किट खरीदना है, तो 3 रुपए में अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर आप 3 रुपए में बिस्किट लेने गए तो 2 बिस्किट बाजार वालों ने आपके सामने रखा, एक नॉन ब्रांड, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, लोकल पैकेट में ऐसे ही पैक्ड है, और एक टाइगर बिस्किट, सेम क्वांटिटी ऑफ बिस्किट्स दोनों में है, तो आप कौन सा प्रेफर करिएगा? आप सीधे मांगिएगा मुझे टाइगर दे दीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, आप क्या मांगेगा? टाइगर बिस्किट मांगे। क्यों? क्योंकि टाइगर ने बहुत दिन मार्केट में रह के, बहुत दिन काम करके अपनी एक रेपुटेशन, एक पहचान बना रखी है। तो जो पहचान उसने बनाई है, जो रेपुटेशन उसने कमाया है, जो हार्ड लेबर से उसने काम करके बाजार में ख्याति कमाई है, उसका फायदा उसे मिला। और आपने क्या किया? उस बिस्किट के अलावा आपने किसे चुना? टाइगर को चुना, उसकी सेल्स इंक्रीज हुई। तो गुडविल का प्रभाव तो पड़ता है ना। जो रेपुटेशन है, जो अर्न किया गया हार्ड लेबर से, ऑनेस्ट वर्क से, ये जो रेपुटेशन है, उसका फायदा तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेल्स बढ़ेगा जितना ज्यादा। और ये केवल गुड्स के बारे में ही नहीं हो रही है, हर जगह के बारे में बात हो रही है। चाहे आप किसी भी चीज में ले लें, आप एजुकेशन में ले लें, कोई स्कूल की गुडविल अच्छी होती है तो किसी पर्टिकुलर शिक्षक की गुडविल अच्छी होती है, तो पर्टिकुलर एरिया की गुडविल अच्छी होती है। अगर किसी आप फिल्में वगैरह बहुत देखते हैं आप लोग, तो फिल्म्स में देख लीजिए, एक ऐसा इमेज बनता है ना कि अच्छा इस फिल्म में अमिताभ बच्चन है तो अच्छी फिल्म होगी, हम लोग देख सकते हैं। अच्छा इस फिल्म में मनोज वाजपेयी हैं तो वो अच्छा काम करते हैं, ये फिल्म जरूर अच्छी होगी, है ना। तो अगर मैं पर्टिकुलर एक्टर को मध्य में जब पूरे फिल्म को जज कर रहा हूं किसी एक्टर के कारण, इसका मतलब उस एक्टर पर्टिकुलर पर्सन की गुडविल बहुत अच्छी है, उसकी पहचान बहुत अच्छी है और बहुत कड़ी लगन और मेहनत से उसने ये नाम कमाया है, मेरा विश्वास जीता है, ठीक है। तो अगर वो पर्टिकुलर व्यक्ति ने विश्वास जीता, अगर फर्म ने विश्वास जीता, उस बिजनेस ने विश्वास जीता, उस कंपनी ने विश्वास जीता, उसी विश्वास को तो गुडविल कहते हैं, ठीक है। तो गुडविल इज अनदर नेम ऑफ रेपुटेशन अर्न्ड बाय हार्ड वर्क एंड लेबर। जो कड़ी लगन और ईमानदारी से जो नाम कमाया जाता है बाजार में, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा बिजनेस को मिलता है, उसी को गुडविल कहते हैं, ठीक है। कब निकालने की जरूरत पड़ती है? तो जब जब फर्म की रिकंस्टिट्यूशन होगी तब तब गुडविल निकालने की जरूरत पड़ेगी,
फर्म की रिकंस्टिट्यूशन कब कब होती है? अगर कोई आपसे पूछे गुडविल कब निकाला जाता है, यू कैन रिप्लाई एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, at the time of change in profit sharing ratio, at the time of admission, retirement, death of any partner, है ना? तो ये भी क्लियर है गुडविल कब निकाला जाता है। तो एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। गुडविल कहते किसे हैं? तो गुडविल इज द नेम फेम एंड रेपुटेशन ऑफ द फर्म ऑन बाय द हार्ड लेबर एंड ऑनेस्टी। ठीक है, तो ये सब तो क्लियर है। आपने भी समझ लिया कि गुडविल किसे कहते हैं और कब निकाला जाता है। टाइप्स ऑफ गुडविल, हालांकि सीबीएसई टाइप्स ऑफ गुडविल को ज्यादा जिक्र किया नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड के एसके सिंह के बुक में अगर टाइप्स ऑफ गुडविल की बात की जाए तो वो जरूर दिया हुआ है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग टाइप्स ऑफ गुडविल को भी नोट डाउन कर लें, जरूर लिख लीजिएगा आप लोग, उसे देख भी लीजिएगा, जिसमें डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल, इन चीजों की जिक्र होगी। तो इन तमाम गुडविल के बारे में भी आप लिख लीजिएगा। मैं जो आज आपको बताने वाला हूं कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो नेक्स्ट हेड लिखिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, लिख लिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में हम लोग 3 भागों में उसको बांटते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, तो 3 भागों में हम लोग गुडविल को बांट देंगे। हेड क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, और नीचे उसे 3 भागों में बांटेंगे। जो फर्स्ट भाग है वो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2 क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर 3 क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए 3 मेथड थे। तीनों मेथड में कौन कौन था? नंबर 1 है एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 है सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर 3 है कैपिटलाइजेशन मेथड। मैं आपको बता दूं कुछ जो नोट आपने किया वो थर्ड में थोड़ा सा और एक्सटेंड कीजिएगा। जो थर्ड पार्ट है उसके 2 भाग हैं, ऐसे 3 ही थे, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन। लेकिन कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड के 2 भाग, नंबर 1 है कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट और नंबर 2 है कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तरीकों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिस्ट तैयार कर लीजिए, उसके बाद एक एक करके हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। ये है गुडविल निकालने के 3 फॉर्मूले। ठीक है, नंबर 1 क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 है सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर 3 है कैपिटलाइजेशन मेथड, और 3 के 2 भाग हैं। तीसरे मेथड के नंबर 1 है क्या? एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। तो ये आप लोग सभी का नाम लिख लीजिए। आप सब तैयार हैं फॉर्मूला लिखने के लिए? तो तीनों फॉर्मूले को हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे एक एक करके सबके बारे में। तो सबसे पहले आपका काम है लिख लेना, तो नोट डाउन कर लीजिए एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उससे गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो होता है वो क्वेश्चन में गिवन होता है। ये होता क्या है मैं कुछ देर बाद आपको बताने वाला हूं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये ईयर्स है, ठीक है, YRS, ईयर्स परचेज्ड, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, कंफर्म दिया होगा। 2 ईयर परचेज, 3 ईयर्स परचेज, 4 ईयर परचेज। तो केवल एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से, 3 से, 4 से, जो भी गिवन होगा, यू विल गेट योर गुडविल। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है वो तो पता होगा आपको। 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो चारों साल के प्रॉफिट को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे। 3 साल का प्रॉफिट दिया है तो 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे। 6 साल का है तो 6 से डिवाइड करेंगे। 5 साल का है तो 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलता है? तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। यहां गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकल रहा था तो एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां सुपर प्रॉफिट से बोल रहा है तो सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां भी नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर अधिक लाभ, है ना, जितना मैंने अनुमान लगाया था उससे भी कहीं ज्यादा लाभ हो गया। तो सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना, ये मेरा अनुमान है। मैंने एज्यूम करा था कि इतना रुपया मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन इससे ज्यादा हो गया, तो जितना ज्यादा हो जाएगा उसी को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है गुडविल का फॉर्मूला। क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो इसे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में दिया होगा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
अब अगर नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले मेरा काम होता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपका जो पहला काम है वो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट कीजिए, कैपिटल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल इनटू रेट बाय 100 करके आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिएगा और एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कीजिएगा तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो गुडविल आ जाएगा। ठीक है। तीसरा है फॉर्मूला क्या, कैपिटलाइजेशन मेथड का। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में जो फर्स्ट नियम है कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाई आर। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका अभी आपने सीखा, सेम चीज यहां भी सुपर प्रॉफिट निकलेगा, उसके बाद 100 डिवाइडेड बाई आर। ये कौन सा आर है, यही है आर, जो ये आर है रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड गुडविल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाई आर। ठीक है। उसके बाद है कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल। कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कैपिटल गिवन हो तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके हम निकाल सकते हैं। 11th में भी हम लोग पढ़े थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, 12th में भी पढ़े हैं, सब कोई जानता है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल होता है। और कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई आर। वही 100 बाई आर जो यहां था, सेम 100 बाई आर। तो अगर एवरेज प्रॉफिट से होगा तो 100 बाई आर करके हम लोग पहले कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसमें से कैपिटल को माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस बचेगा उसको क्या बोलेंगे, गुडविल। अगर कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट से निकालना है तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाई आर ही करने से केवल गुडविल कैलकुलेट हो जाता है। तो आप लोग ये फॉर्मूला को लिख लीजिए, कुछ ज्यादा नहीं है। बहुत टेंशन लेके लोग चलते हैं कि गुडविल गुडविल गुडविल, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं गुडविल में, जहां तक मुझे लगता है। तो सही फॉर्मूला को आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग चलते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की ओर जो शायद कुछ नया लगा होगा आपको। जैसे नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, सुपर प्रॉफिट फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, आप लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट सुना होगा, आप लोगों ने एक्चुअल प्रॉफिट सुना होगा, एवरेज प्रॉफिट सुना होगा। ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है भाई, ये कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है, ये कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, ये सब चीज आप समझ जाएगा तो गुडविल आपका कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और गुडविल क्लियर होने का मतलब होता है कि आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, हर जगह ये गुडविल आने वाला है। जहां पार्टनरशिप पड़ेगा ये गुडविल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड क्या हो सकता है। देखिए परचेज का मतलब आप लोग अभी तक जानते होंगे खरीदना, टू बाय। परचेज का मतलब केवल खरीदना ही नहीं होता है, परचेज का मतलब लाभ भी होता है, एडवांटेज भी होता है, फायदा उठाना भी होता है। ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब इस गुडविल का, इस नाम का कितने वर्षों तक मैं फायदा उठा सकता हूं। इट कैन बी मिनिमम 2 years और मैक्सिमम 7 years। ठीक है। सपोज मैं अपने इंस्टीट्यूट में कोई ब्रांड टीचर को बुला रहा हूं पढ़ाने के लिए, किसी भी ब्रांड टीचर को जिनकी गुडविल बहुत अच्छी है, लेकिन वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ा के और इस इंस्टीट्यूट को छोड़कर चले गए। तो क्या वो छोड़ के चले गए और अगले साल से मार्केट में सब लोग जान जाएगा कि वो छोड़ के चले गए हैं? क्या बच्चे मेरे पास नहीं आएंगे उनसे पढ़ने? आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका नाम मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो उनके नाम का फायदा तब तक तो मैंने उठाया जब तक वो मेरे साथ जुड़े रहे, लेकिन छोड़ देने के बाद भी उनके नाम का फायदा मुझे मिल रहा है ना। कितने दिन तक उनके नाम का मैं फायदा ले सकता हूं? दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। कितने साल तक मैं उनके नाम का एडवांटेज रिसीव कर सकता हूं? इट कैन बी मिनिमम 2 years, इट कैन बी मैक्सिमम 7 years। ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड का मतलब तो आप लोग समझ गए। हालांकि आपसे कोई पूछेगा नहीं कि नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड क्या होता है, एग्जामिनेशन में भी नहीं पूछी जाएगी, बुक में भी कहीं क्वेश्चन नहीं है, या कभी कंप्यूट नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन में ऑटोमेटिक गिवन होगा। हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है कि 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आप लोग निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट गुडविल। 2 year परचेज है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 year परचेज है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 year परचेज है, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है?
सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है द एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ऑन ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा आप लाभ कमाओगे उसे सुपर प्रॉफिट कहेंगे। सपोज आपने बिजनेस में 10 लाख रुपया लगाया कैपिटल, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जो प्रॉफिट अर्न करने का जो एक नॉर्मल रिटर्न मैंने एज्यूम कर रखा है वो है 10%। तो 10 लाख रुपया आपने लगाया तो 10% के हिसाब से 1 लाख रुपया आपका फायदा होना चाहिए था, लेकिन आपका फायदा हो गया 1,20,000 रुपया। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 1,20,000। आपने नॉर्मल कितना सोचा था, कितना प्रॉफिट होगा? तो 10 लाख गुना 10 डिवाइडेड बाई 100, 10 लाख कैपिटल इनटू रेट 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ गया? 1 लाख। जबकि एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 1,20,000 रुपया। तो ये जो एक्सेस 20,000 है, ये जो 20,000 रुपया अधिक है, उसी को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, जो आपने एज्यूम कर रखा था, जो आपने अनुमान लगा रखा था कि 1 लाख रुपया फायदा होने वाला है, वहां पे अगर 1,20,000 फायदा हो गया तो उसे सुपर प्रॉफिट कहेंगे। तो ये भी आप लोग समझ गए, सुपर प्रॉफिट क्या होता है वो भी जान गए, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड क्या होता है वो भी जान गए। अब बात करेंगे, जब कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड था। एक था आपका कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं होगा तो आप लोग निकाल सकते हो। अभी आपने फॉर्मूला देखा, क्या था? एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना अधिक प्रॉफिट आपका हो गया, जितना अधिक प्रॉफिट आपका एवरेज प्रॉफिट है, वो आपका हो गया सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट तो आपने निकाल लिया इनटू 100 डिवाइडेड बाई रेट, ये आपका गुडविल होता है। इनटू 100 डिवाइडेड बाई रेट, ये आपका गुडविल होता है। लेकिन अगर बात की जाए एवरेज प्रॉफिट के माध्यम से, एवरेज प्रॉफिट को बेस रख के अगर कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना है तो डायरेक्ट यू कैन नॉट कैलकुलेट गुडविल। जितनी आसानी से सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाई आर करके आपने गुडविल निकाल लिया, उतना आसानी से नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपको निकालना होगा कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैंने बोला कि 10% के हिसाब से, कितने प्रतिशत के हिसाब से? 10% के हिसाब से 1 लाख रुपया मुझे फायदा हुआ है, तो मैंने कैपिटल कितना लगा रखा था? अगर मेरा फायदा 1 लाख रुपया है और मेरी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी वो थी 10%, तो मेरी कैपिटल कितनी होगी? तो 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर। क्योंकि जब आप लोग कैपिटल से प्रॉफिट निकालते हो तो कैपिटल इंटू आर बाई 100 करते हो, लेकिन अब प्रॉफिट से कैपिटल निकालना है तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई आर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब आप कैपिटल से प्रॉफिट निकालते हो तो कैपिटल इंटू आर बाई 100 कर रहे हो। यहां पे प्रॉफिट से कैपिटल निकाल रहे हो, एवरेज प्रॉफिट है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट से आपको कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इसकी अनुमान जो हम लोग एजम्पशन करेंगे कि कैपिटल कितना होना चाहिए, तो 1 लाख इंटू 100 बाई रेट 10 लाख आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 लाख रुपया तो मेरा आ गया, जबकि एक्चुअल कैपिटल था 9,50,000। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना कैपिटल है? 9,50,000। तो अगर 10 लाख में से 9,50,000 को माइनस करते हैं तो 50,000 जो बचा वो आपका गुडविल होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कैपिटलाइजेशन मेथड से बोले क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो आप लोग दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हो, अगर वो सुपर प्रॉफिट दे रखा है तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर लो, अगर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो पहले कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालो, फॉर्मूला सब चीज आप लोगों ने लिख रखा है, उसके बाद गुडविल निकालो। अब आपने गुडविल तो निकाल दिया, गुडविल निकालने के बाद करेंगे क्या? गुडविल निकालने के बाद हम लोग इसे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करते हैं। जो गुडविल की जर्नल एंट्री होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। सपोज 50,000 रुपया आ गया गुडविल, ए है 1/10 से गेन कर रहा है और सी 1/10 से सैक्रिफाइस कर रहा है। तो मैंने जर्नल एंट्री क्या बोला? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब ए गेन कर रहा है तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सी, तो टू सीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? अगर गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/10 था, मान लेता हूं ये सब चीजें एजम्पशन पे हो रहा है, क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं दिया। अगर 1/10 गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और गुडविल 50,000 है तो 50,000 का 1/10 5,000। ये 5,000 से
ए डेबिट हो जाएगा और सी क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए गेनिंग पार्टनर था, ए को ज्यादा मिल रहा है ना, तो ये जो उन्हें पुराने से नए रेशियो में आने में उनको फायदा हो रहा है। इसका मतलब उन्होंने सी से उनका शेयर खरीद लिया। एक तरीके से समझ सकते हैं ना, ए सी सैक्रिफाइस कर रहा है और ए गेन कर रहा है। क्यों भाई? समाज सेवा करना है उसको। अगर समाज सेवा करता तो वो कभी भी पार्टनरशिप में नहीं आता, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता, क्योंकि इसका मोटिव फायदा कमाना होता है। तो बिना कोई सेल्फ इंटरेस्ट के उसने अपना 1/10 आपको क्यों दिया? इसका मतलब साफ है कि उसका 1/10 शेयर वो आपको बेच रहा है, तो उसे बदले में चाहिए ना कुछ, तो आप उसे बदले में दोगे। तो आप बदले में 1/10 दोगे। तो अगर पूरे फर्म का गुडविल 50,000 है तो 1/10 कितना होगा? 5,000। तो 5,000 रुपया ए के अकाउंट से निकाल के सी के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 5,000। क्लियर है? तो अब आप लोग गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन को बना सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। तो इससे पहले कि हम लोग आगे देखेंगे अगले वीडियो में, आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, आप लोग जरूर कीजिएगा। मीनिंग ऑफ गुडविल, व्हाई गुडविल इज कैलकुलेटेड, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच गुडविल इज कंप्यूटेड। ये क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म है, व्हाई गुडविल इज कैलकुलेटेड या व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच गुडविल इज कैलकुलेटेड। टाइप्स ऑफ गुडविल जरूर लिखिएगा आप लोग। फिर गुडविल निकालने के तरीके कितने होते हैं, उन तरीका को पूरे फॉर्मूला के साथ, और उसके बाद कम से कम 4-5 क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन चारों मेथड से। 4 मेथड मैंने बोला, क्यों? क्योंकि पहला और दूसरा मेथड तो ठीक है, तीसरे मेथड में 2 मेथड है, तो 4 मेथड तो पूरा हो गया। चारों मेथड से कम अगर 2-2 क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं तो 8 क्वेश्चन गुडविल का हो जाएगा विथ जर्नल एंट्रीज। ठीक है? तो यहां पे ये चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है गुडविल, वो समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। गुडविल का एक आंधी होता है, एक मेंटालिटी होती है कि गुडविल बहुत टफ चीज है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और मेरे अनुसार गुडविल काफी आसान है, और आसान ही नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आसान हो जाता है। अभी हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे हैं, आगे चल के एडमिशन पढ़ेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद डेथ पढ़ेंगे। इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और वो सब टॉपिक में गुडविल होता है। तरीके कुछ बदल जाते हैं लेकिन गुडविल होता है हर जगह। जर्नल एंट्री यही होगी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। हर जगह गुडविल सिर्फ यही 3 मेथड से निकाले जाएंगे। ठीक है? तो ये सब चीज आप लोग करिए, नोट कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए, और उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो जिक्र कीजिए, देखा जाएगा आगे क्या करना है। और इसके जो बचे हुए टॉपिक हैं वो मैं अगली वीडियो में आपके सामने ले आऊंगा। वो कौन कौन से टॉपिक है? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, और फिर टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया जाता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई कीजिए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो भी डाउट है कमेंट में पूछिए, या जो भी माध्यम उससे संपर्क करके पूछिए। क्वेश्चंस बनाते रहें, अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहें, केवल अकाउंट से नहीं, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ग्रेजुएशन वाले, मनी एंड बैंकिंग, टैक्सेस वगैरह भी पढ़ते रहें, देखते रहें। ठीक है? फिर तो उम्मीद है कि कुछ दिन में लॉकडाउन खुलेगा और हम लोग फिर एक दूसरे के आमने सामने होंगे, क्लासेस में क्लास होगी। तब तक के लिए मिलते रहेंगे ऑनलाइन, है ना? तो अगले दिन, कल या परसों में फिर से नेक्स्ट पार्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, टेक केयर।